हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में। ओके, तो लास्ट हमने 2 क्लास कंप्लीट की है जिसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें भी हमने बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें दिखी है। क्या देखा है हमने अभी तक या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? हमने मैटर देखा था, मैटर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स देखा था और उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो हमने स्मॉल पार्ट में जितने भी क्लासिफाइड किए हैं उनकी शॉर्ट में हमने डेफिनेशंस देखी थी। और इसके अलावा क्या किया था हमने? इसके अलावा हमने बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी अबाउट एटम्स, कि किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ। किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में देखकर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही इंफॉर्मेशन मेन जो है वो हमारे क्या है, काम होती है। ठीक है, तो अगर वो सारी चीजें आपको पता है तो अब हम इंटर कर रहे हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, नीट लेवल पे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इजी भी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है आज हमारा टारगेट? तो बेटा हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं किसको? मास ऑफ एटम्स। किसके बारे में डिस्कस करना हमें? तो मास ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। तो हमने बोला था किसी भी एटम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कितनी तरह के हो गए? तो 3 थे हमारे मेन, बेसिकली प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन्स था और क्या था बेटा? तो न्यूट्रॉन्स। अब हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास होता है और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास है तो दीज टू constituent particles are responsible for the mass of atoms। ओके, तो हमें क्या देखना है? हमें किसी एटम्स का मास ही तो कंसीडर करना है या मास ही तो देखना है। तो अगर मैं किसी एटम का मास देखूं तो बेटा किस पर रिलेट हो गया? एटम का मास रिलेट करता है मास किसके? प्रोटॉन्स पे, और मास किसके? न्यूट्रॉन्स पे। यानी कि अगर मुझे सिंपली एटम्स का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं काउंट करूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ, एक और देखें हम किसको? तो न्यूट्रॉन्स को। तो 3 क्वांटिटी आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है टोटल? तो न्यूट्रॉन्स है। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि एटम का मास जो है वो कितना होगा। तो ये पता है हमें कि किसी इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स का क्या देखें बेटा हम? मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है? किसी इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 पॉइंट, कितना होता है भाई? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? मास हो गया। ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन का मास देखें तो वो होता है 1.67। कितना बोल रहे हैं बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। कितना बोल रहे हैं हम? 10⁻⁻24 किस में आ जाएगा? ये -24 जो है वो किस में आ जाएगा बेटा? ग्राम में। और अगर मैं किलोग्राम में लिखूं तो 27 जो है वो क्या हो गया? किलोग्राम। और ये भी हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है? लगभग इक्वल ही है, 0.0 फर्क है। तो उतना ज्यादा नहीं करते हुए तो हम क्या मान सकते हैं? दोनों का मास जो है वो इक्वली प्रेजेंट है। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करूं मैं तो प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कहीं गुना क्या है बेटा? ज्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव, किसमें किसमें कंपेयर करूं मैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? मास ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो ये आता है 1837 टाइम्स, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें हो गई। 1837 टाइम मतलब चीजें जो है वो क्या हो गई बेटा? बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी मास निकालना हो आपको तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम मास निकालते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं? मास निकालते समय हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ही मास जो है वो क्या करते हैं? तो कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं कुछ। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने क्या लिया है? एक कार्बन लिया है। तो इस कार्बन के एटम का परमाणु एटॉमिक नंबर जो है वो कितना हो गया? 6। और मास नंबर हो गया बेटा इसका कितना? 12। एटॉमिक नंबर हो गया कितना? 6 और मास नंबर हो गया बेटा इसका कितना? 12। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है कि इस कार्बन का मास कितना है।
ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इस कार्बन का मास कितना प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एटम में जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास का सम उस एटम का मास हो गया। क्या बोला मैंने, ये भाई जिनसे भी चीजें मिलके बनी है उन सभी के एटम के मास को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, उस एटम का मास आ जाएगा। तो अब अगर हम इस एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखें कि ये किन से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कार्बन के लिए, तो कार्बन के पास में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 6। तो ये तीनों जो है क्वांटिटी में कितनी है, 6 से 6 प्रेजेंट है किसके पास, कार्बन के पास। हमने फॉर्मूले देखे थे लास्ट क्लास में। चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे कि आखिर और आगे चीजें क्या कर सकते हैं हम इसके। तो अगर मुझे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकालना हो, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, अगर मुझे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है, एक एटम का मास मुझे अगर क्या करना हो, फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एटम के मास के लिए इक्वल बोल सकता हूं मैं जितनी भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अगर मुझे एक का मास पता है और नंबर पता चल जाए, है ना भाई, मान लो मुझे पता है क्या कि मैं ये देखूंगा प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब हमें एक एंटिटीज का मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के लिए, और उसमें भी मैं इलेक्ट्रॉन को तो निगलेक्ट कर ही सकता हूं। तो मुझे क्या देखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखना है। दूसरी चीज, अगर मुझे नंबर पता चल जाए कितने प्रोटॉन है और नंबर पता चल जाए कितने न्यूट्रॉन्स है, तो उनका मल्टीप्लाई करके सम कर दूं, उनका मल्टीप्लाई करके क्या कर दूं, सम कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। किसका, हमारे पास में मास आ जाएगा कार्बन के एक एटम्स का, ठीक है। तो इस कार्बन के एक एटम का मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं देखूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, देख लूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू क्या कर दूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लूं। हाँ, तो हमें पता हो जाए कि एक प्रोटॉन का मास इतना है और मैं इंटू कर दूं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन जितना भी हो रहा होगा मास में वो पता चल जाएगा हमें। फिर मैं क्या कर दूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ कर दूं किसको, न्यूट्रॉन को, प्लस मास ऑफ क्या ले ले बेटा हम, इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर कर दें हम किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें, इन तीनों क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो ये बेसिकली हमें क्या दिखा देगा, उस एटम में कितना मास प्रेजेंट है, उस एटम में कितना मास प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें इस वाले टर्म्स की, तो इस वाले टर्म्स को तो हम क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है वो कैसा हो गया आपका, तो निग्लिजिबल हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला टर्म्स निग्लिजिबल हो गया तो इसे छोड़ें और इसके बाद में देखें हम, तब हमारा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन वाली चीजें ही क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। चलिए अब अगर मैं किसके लिए देखना चाह रहा हूं बेटा, मैं काउंट करना चाह रहा हूं किसके लिए, कार्बन के लिए। तो अब इस कार्बन वाली क्वांटिटी रखूं मैं पूरी। अब अगर कार्बन वाली ही क्वांटिटी रखूं तो मैं क्या रखूंगा भाई, कि मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखूं मैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अभी मैं मास ऑफ प्रोटॉन नहीं रख रहा हूं, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर कितना हो गया 6, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आता है बेटा 6। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, लगभग सेम है भाई। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और अगर ये सेम है तो हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सेम है तो प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो प्रोटॉन लिख सकते हैं। प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो प्रोटॉन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे मैं लिख दूं, अगर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 6 प्लस मैं लिख सकता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन की जगह भी हम किसको लिख सकते हैं, तो प्रोटॉन्स को भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लिखना शुरू किया बेटा किसको, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू क्या हो गया, तो 6 हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू क्या हो गया बेटा हमारे पास में 6।
आगे क्या करें हम, ये जो है प्लस है, अब मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ भी क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, सेम चीजें आ गई दोनों में। अगर आप देखें तो चीजें जो है वो क्या आ गई बेटा, सेम मास ऑफ प्रोटॉन से आ गया। तो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को कॉमनली निकाल दूं तो हमारे क्या पास क्या बचा, 6 + 6 इंटू क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, कॉमन लिया हमने तो क्या बचा हमारे पास में, मास ऑफ प्रोटॉन्स बचा। और 6 + 6 जो है वो कितना हो गया, 12। तो 12 इंटू क्या आ गया हमारे पास में, मास ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी में भी हमने क्या लिया बेटा, कार्बन। तो कार्बन के एटम का मास जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, वो हमारे पास में आ रहा है 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। समझ में आ रहा है, 12 इंटू क्या आ गया बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके बाद में इसमें क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी एक एटम का अगर मुझे मास निकालना है, किसी भी एक एटम का मास निकालना है, हमारा एम तो वही था। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के लिए मैं एक एटम का मास निकालूं तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम का क्या निकालना है, मुझे मास निकालना है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा बेटा, उस एक एलिमेंट के लिए मैं करूंगा मास किसका, प्रोटॉन्स का, इनटू नंबर किसका, प्रोटॉन का, प्लस मास किसका, न्यूट्रॉन का, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनटू क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लें। अब यहां भी मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का तो बराबर ही हो गया। तो हमने क्या करा फिर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या ले लें, न्यूट्रॉन। तो इन दोनों की संख्या ले लूं मैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लिया मैंने। तो ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनटू में क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही तो क्या बोलते हैं बेटा हम, मास नंबर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप क्या देख लो, मास नंबर इनटू मास किसका, प्रोटॉन्स का, और यही किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं हमने, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स किसके बराबर हो गया, तो उसके मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन का मास जो है वो कितना होता है, तो मास नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए इंटू क्या लिख दें आप, सिंपली 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, कितना लिख दूं मैं, 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकता हूं भाई। या किलोग्राम में अगर आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, क्या आ जाएगा, ये तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास में किसकी, मास किसकी, एक एटम्स के, किसके, एक एटम के। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो तो मैं सिंपली क्या करूं, मैं सिंपली उसका मास नंबर लिखूं और उस मास नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं किसका, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। क्या बोल रहे हैं हम, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो यहां से हमारे पास में बड़े ही काम की चीज आ गई, और वो ये आ गई है बेटा हमारे पास कि अगर हम मास निकाले, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के लिए आप एक एटम का मास निकाल सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मास नंबर इनटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होगा। किसके बराबर आएगा बेटा, ये मास नंबर जो होगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास काम की चीज आई एक, कि मास नंबर जो है वो किसके बराबर आ गया, किसी भी एक एटम्स का 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 को मल्टीप्लाई कर दूं उसी के मास नंबर में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यही तो कहलाता है एक्चुअल एटॉमिक मास। क्या कहलाता है बेटा, ये यही कहलाता है एक्चुअल एटॉमिक मास, कि एक्चुअल में किसी भी एटम का कितना मास होता है।
तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं हम बेटा इसे, एक्चुअल एटॉमिक मास, AAM आम। और वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है आपके मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किस में आएगा बेटा, ये ग्राम में आएगा। ठीक है, अब आप किसी भी एटम्स के किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एक्चुअल क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं किसी भी एटम्स के लिए। तो अगर आपको किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास पूछा जाए, मास ऑफ किसी भी एक एटम्स का एक्चुअली, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है कि उसमें मास नंबर में इंटू कर दो किसका, किसी भी, इंटू कर दो किसका, किसी भी के। किसी का मतलब क्या है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। या आप सिंपली डिजिट याद रख लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 वैल्यू किस में आएगी बेटा, ग्राम में आएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें कि किसी एक का, तो एक्चुअल में क्या हो गया हमारे पास में, यही चीज हो गई, मास इक्वल टू मास नंबर, या आम अब क्या हो गया, आम हो गया बेटा मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो किस तरह से होगा। अगर आपसे पूछ लेता एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ किसका पूछ ले बेटा, कार्बन का, तो क्या करूंगा मैं, कार्बन का एटॉमिक मास लिखूं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद रखो भाई, कितना होता है, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया, 10⁻, कितना हो गया, -24, किस में आएगी वैल्यू, ग्राम में आ जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोल भाई कितना होगा, 14, तो 14 इंटू कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या आएगा, ग्राम। अगर तुमसे पूछ लेता एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का कितना, 16, क्या लिखूंगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपसे पूछ लेता एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, क्या लिखूंगा मैं, सल्फर के लिए कितना हो गया, 32 इंटू, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या लिख देंगे हम, ग्राम लिख देंगे। अगर आपसे एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ क्या पूछ लेता बेटा, कैल्शियम के लिए, क्या लिखूंगा मैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 40 इंटू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो सिंपली आपको अगर एक्चुअल एटॉमिक मास पूछे, एक्चुअल एटॉमिक मास पूछे, तो आप क्या करें, जो भी उसका एटॉमिक मास नंबर है, जिसका भी एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है, उसका एटॉमिक मास नंबर देखो और एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसका, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 का वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी आपकी किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस कितना होगा, क्या पूछ ले, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, या आपसे बोले कैलकुलेट, क्या बोल दिया आपसे, कैलकुलेट एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, क्या करोगे, एक्चुअल एटॉमिक मास पूछा है आपसे किसका, फास्फोरस का, क्या करोगे भैया, तो एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इस फास्फोरस के बारे में देखो, एटॉमिक मास होता है फास्फोरस का कितना, 31, और तो हमें तो फिलहाल मास नंबर की ही जरूरत है तो इसके लिए अगर मैं एक्चुअल एटॉमिक मास निकालूंगा तो इसका मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से, वैल्यू जो है वो किस में आएगी बेटा, वैल्यू आएगी आपकी किस में, ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला आया हमारे पास काम का, ये वाला। ठीक है, बाकी तो हमने बेसिक के थ्रू इसको निकालने की कोशिश की है बेटा। ठीक है, ताकि इजीली हमें याद हो जाए, रटने की इतनी ज्यादा जरूरत न पड़े। रटना है तो बहुत सारी चीजें हैं, रटिए बिल्कुल।
ठीक है, चलिए फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि बिना रटे आपको चीजें अंडरस्टूड हो जाए, समझ में आ जाए, वो और भी अच्छी चीजें है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं किसको बेटा, एक्चुअल एटॉमिक मास तो निकाल लिया। अब हम देखना चाह रहे हैं वन एटॉमिक मास यूनिट को। किसको देखना चाह रहे हैं, किसको डिफाइन करना चाह रहे हैं हम, वन एटॉमिक मास यूनिट को, है ना। या इसे हम क्या लिखते हैं, AMU लिख देते हैं। वन एटॉमिक मास को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, AMU लिखते हैं। या फिर इसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, या फिर इसका एक और नाम जो है वो क्या है, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। तो एक और जो हो गया वो क्या हो गया, तो यूनिफाइड क्या हो गया बेटा यहाँ पे, मास। यूनिफाइड मास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम अगर इसको डिफाइन करना शुरू करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम किसको, यूनिफाइड मास को डिफाइन करना चाहें तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कंपेयर करना शुरू किया हमने। अब देखो 1 AMU जो है वो किसके बराबर होता है, तो सारा जो कंपैरिजन है वो हम किससे करते हैं बेटा, कार्बन 12 से। इसके पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनसे भी क्या किया गया था, कंपेयर। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके पहले क्या हुआ था, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इन सभी से भी क्या हुआ, तो कंपेयर करके देखा गया। लेकिन मोस्टली इजी जो है वो कौन सा यूज हुआ, तो कार्बन। तो ये भी बोल सकते हैं आपसे, या ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्टली जो आपने एटॉमिक मास यूज किया है तो उसको किस रेफरेंस में लिया गया है। तो पहले हाइड्रोजन यूज हुआ था, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन यूज हुआ है। ठीक है, और प्रेजेंटली करेंटली जो हमने क्लासिफिकेशन करते हैं या एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं तो उसमें किसका रेफरेंस लेते हैं या किसके बेसिस पर करते हैं, तो कौन है हमारे पास में, कार्बन। अच्छा, कार्बन का भी आइसोटोप कौन सा लेते हैं हम बेटा, 12। कार्बन का भी आइसोटोप कौन सा लेते हैं, तो 12 आइसोटोप्स के रिस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना हो तो हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। भाई हम रिस्पेक्ट किसका कर रहे हैं, रिस्पेक्ट किसका ले रहे हैं हम, कार्बन 12 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और कार्बन 12 के एक एटम के मास के बराबर नहीं, उसके भी 1/12 के, उसके भी कितना है, 1/12 के। और वही क्या कहलाता है आपका, AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया बेटा हमारे पास में, एटॉमिक मास यूनिट हो गया मास AMU किसके बराबर तो 1/12 किसके बराबर है बेटा, ये 1/12 के बराबर है। 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो कार्बन कौन सा लेना आपको, 12 आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में बात करना है। चलिए अब अगर मैं बात करूं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये अभी हमने निकाला था मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो किसी भी एक एटम का मास अगर मुझे निकालना है कार्बन के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं भैया जी, हम लिख सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू हो गया 1/12 इंटू, अब मास ऑफ वन एटम जो है वो क्या लिखूंगा मैं, तो कार्बन है तो एटॉमिक मास इंटू 1.67, कितना लिख सकता हूं मैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया भाई, तो -24 ग्राम हो गया, क्योंकि एक एटम का मास तो इतना ही निकाला हमने भी। तब यहां से देखो आप, तो 12 से 12 जो है वो क्या हो गया, कैंसल, और 12 से 12 कैंसल हो गया, तो 1 AMU किसके बराबर आ गया सॉरी 1 AMU जो है वो किसके बराबर आ गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आ गया। यहाँ पे 1 AMU जो है वो किसके बराबर आ गया बेटा, 1.674 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर हो गया। तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल गई, यहां से आपको वैल्यू मिल गई है किसकी, एटॉमिक मास यूनिट की, AMU की यूनिट जो है वो मिल गई है। ठीक है, अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी AMU की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए अब तो अभी हमने जो लिखा, जैसे 12 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 AMU लिख सकता हूं। 1 क्या लिख सकता हूं, AMU
यू लिख सकता हूं। ठीक है, तो यूनिफाइड मास की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो किसी का भी अगर आपको लिखना है, जैसे किसी की भी आपको वैल्यू लिखना हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अगर मैं लिखना चाहूं क्या, मास या एटॉमिक मास किसका लिखना चाहूं मैं, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अगर हम बोले एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखोगे बताओ, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻, कितना लिख दूंगा बेटा, -24 ग्राम। क्या आ गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो टर्म्स आ रही है आपके पास में, कौन सी टर्म्स आ रही है आपके पास में, आपके पास में टर्म्स आ रही है, कौन सी आ रही है आपके पास में टर्म्स, ये वाली चीजें। तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 जो है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AMU। भाई ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AMU को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, ये निकाला अभी हमने यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 की जगह AMU लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, AMU लिख सकते हैं। तो मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, 16 AMU आ गया, 16 AMU आ गया। ठीक है, अब ये जो 16 AMU आया है बेटा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं जनरली किस टर्म्स में, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए, तो एक और टर्म्स आ गई हमारे पास में, कौन सी बेटा, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैसे डिफाइन हो गया यहाँ पे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं RAM। पहले हमने किसको डिफाइन किया था, आम, अब किसको डिफाइन कर रहे हैं, राम को। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप निकालेंगे राम को, तो वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपका 16 जो लिखा था वो क्या था, एटॉमिक मास था। 16 जो आपने लिखा वो किसके बराबर आ गया भाई, एटॉमिक मास के, है ना। तो एटॉमिक मास और इनटू, या तो आप क्या लिख दो AMU, है ना, इनटू आपको क्या लिख दो, AMU लिख दो, या तो AMU लिख दूं मैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक, या फिर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एटॉमिक मास इनटू क्या लिख सकते हैं, तो U लिख सकते हैं। एटॉमिक मास इनटू क्या लिख सकते हैं, तो U लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नई टर्म्स डिफाइंड हो गई आपके पास में, कौन सी, रिलेटिव एटॉमिक मास। दो ही चीजें हमने डिफाइन की अभी तक, दो चीजें डिफाइन की हमने तक, क्या किया अभी हमने, एक हमने पढ़ा था आम एक्चुअल एटॉमिक मास। तो एक्चुअल एटॉमिक मास जो है वो क्या आया हमारे पास में, ये वाली चीजें है ना, एक्चुअल एटॉमिक मास आम जो है वो क्या आया, तो मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻, कितना बेटा, -24। दूसरा जो है वो हमारे पास में क्या आया फिर अब यहाँ पे, तो अब हमने निकाला है किसकी वैल्यू, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, या 1 AMU की यूनिट आ गई हमारे पास में, कितना होता है 1 AMU, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। चल आइए इसी के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जी हाँ, इसी के एग्जाम्पल और आप ही को करना है। अगर आपसे पूछ लेता राम ऑफ नाइट्रोजन, बताएं क्या बोलते हैं आप। अगर आपसे पूछ लेता राम ऑफ पोटेशियम, बताएं क्या बोलते आप। अगर आपसे पूछ लेता राम ऑफ सोडियम, क्या बताते फिर आप। अगर आपसे पूछ लेता राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कर चुके थे हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस पूछ लेता आपसे, क्या बताते आप। अगर आपसे पूछ लेता राम ऑफ, ठीक है, किसका, कार्बन का, क्या लिखते आप। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इस सब में। तो राम का मतलब क्या हो गया, राम का मतलब हो गया बेटा जी, राम का मतलब हुआ एटॉमिक मास इंटू AMU, या फिर U, या फिर इन दोनों की यूनिट रखो कितनी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 रख दो। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं इनको लिखना। तो अगर हम राम लिखें नाइट्रोजन के लिए, तो मैं क्या लिख दूं 14, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 14 AMU, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 14 यूनिफाइड के लिए क्या हो गया U।
बिना यूनिट के भी आप राम लिख सकते हैं, ठीक है, बिना यूनिट के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आया आपके पास में कौन, के, पोटेशियम। कितना होता है इसका पोटेशियम का, 40 ले लेते, तो 40 लिख सकते हो, या फिर आप 40 AMU लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो 40 लिख सकते हो, ठीक है। सोडियम आ गया, सोडियम में तो कितना आ गया बेटा 23, या फिर आप क्या लिख सकते हो 23 AMU लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 23U लिख सकते हो। फास्फोरस, फास्फोरस कितना हो गया एटॉमिक मास 31, फास्फोरस का कितना हो गया एटॉमिक मास 31, तो आप या तो 31 लिख दें, या फिर हम लिख सकते हैं 31 AMU, या फिर हम लिख सकते हैं 31U लिख सकते हैं। कार्बन के लिए कितना हो गया बेटा 12, या फिर आप क्या लिख सकते हैं तो 12 AMU लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं तो 12U लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ही क्या है बेटा इजी, और इजी के साथ आप क्या कर सकते हैं तो आसानी से दो टर्म्स आपने सीख ली, एक राम और एक क्या हो गया आम, ठीक है। कौन सी दो टर्म सीख ली आपने, एक राम और एक जो है वो डिफाइन कर दिया हमने किसको तो आम को, ठीक है। अब इस राम और आम के अलावा भी एक टर्म्स होती है, ठीक है, आम और राम के अलावा भी क्या होती है एक टर्म्स होती है, या फिर ये मैं बता दूं आपको कि ये किस पे डिपेंड करता है राम, तो राम से वर्ड आ रहा है कौन सा बेटा रिलेटिव, है ना, जैसे राम से रिलेटिव, ये जो मैंने लिखा है ना, जैसे आप ये बोल सकते हो कि ये सर आप 14 वाला लॉजिक तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया, ये दोनों चीजें तो हमने समझ ली। तो राम को डिफाइन जो करते हैं ना हम, वो किसके बेसिस पे करते हैं, राम मतलब होता है रिलेटिव, राम मतलब क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, तुलना करना, है ना, यही काम होता है रिलेटिव का, कंपेयर करना किसका काम होता है तो रिलेटिव का। तो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहा हूं, राम निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी न किसी से कंपेयर करना शुरू करता हूं। क्या करेंगे हम, किसी न किसी से कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो हम उसी को क्या बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। चलो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो हालांकि वहीं से काम अपना हो जाता है, ठीक है। देखिए फिर भी रिलेटिव एटॉमिक क्या बोल रहा हूं मैं मास, तो अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास है तो रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या काम है, उनका काम है कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है। तो आप क्या करो रेशियो निकाल लोगे, तुलना कर लो, मतलब क्या कर रहे हो आप रेशियो निकाल रहे हो, और रेशियो हमेशा हम किसका निकालते हैं, रेशियो हम हमेशा किसका निकालेंगे, एक जो है किसी के रिस्पेक्ट में, तो एक तो हमारे पास में क्या था 1/12 इंटू क्या था बेटा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, और दूसरा आप क्या ले लो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिसका भी आपको निकालना है वो ले लो, ठीक है। तो एक हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने लिया मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिसका भी आपको निकालना है, ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम्स का क्या ले लें आप मास ले लें, वही क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है बेटा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए अब मैं अगर मास ऑफ वन एटम लिखूं, मास ऑफ वन एटम लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में मास नंबर, है ना, मास ऑफ वन एटम क्या हो गया मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1/12, ये आ गया कितना 1/12 इंटू, अब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का क्या लिखूंगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये दोनों वैल्यू रख दी हमने। अब देखो क्या होगा, ये 12 से तो ये वाला 12 जो है वो कैंसिल हुआ, ये 1.67 ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आ गया आपके पास में, अगर आप यहाँ देखें तो हम किसको लिख रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या बचा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या बचा सिर्फ मास नंबर, तो इसलिए हमने वहां पर वो टर्म्स भी जो है वो क्या है यूज की है, ठीक है, ये टर्म्स भी हमने क्या की है बेटा यहाँ पे यूज कर ली है साथ ही साथ में। चलिए देखिए ये जो लिखा ना हमने यहाँ पे
कि हमने क्या करा, सीधे जो एटॉमिक मास है वही की वही चीजें लिख दी। बाकी ये जो है ये किसमें, एएमयू के रिस्पेक्ट में लिखी हमने, ये किसमें, यू के रिस्पेक्ट में लिखी है आपने, ठीक है। तो आप तीनों तरह से लिख सकते हैं किसको, रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो वो क्लियर करने के लिए हमने ये देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में तीन चीजें आ गई, रिलेटिव एटॉमिक मास भी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और टर्म्स होती है बेटा। अब वो जो एक और टर्म्स है वो आपको समझ में तो आएगी किसके बाद में, मोल के कंसेप्ट के बाद में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। मैं क्या बोलता हूं, मैं एक हमने पढ़ा एक्चुअल एटॉमिक मास, एक हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, एक आम और एक क्या हो गया, राम। अब हम पढ़ना जा रहे हैं किसका, ग्राम एटॉमिक मास। तो एक और टर्म्स कौन सी आ गई आपके पास में, तो ग्राम एटॉमिक मास। कौन सी पढ़ना चाह रहे हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, गाम। तो गाम क्या होता है, ये होता है मास ये क्या होता है, मास होता है। किसका मास होता है, ये मास होता है 1 मोल एटम्स का, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। एक मोल एटम्स का जो मास है वही क्या कहलाता है आपका, गाम कहलाता है। मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम जो है वही क्या कहलाता है आपका, गाम कहलाता है, ठीक है। या फिर और इजी में करूं तो आप क्या बोल सकते हैं, और इजी में करूं तो क्या बोल सकते हैं आप, जो भी एटॉमिक मास है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी एटॉमिक मास है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिख दे किसमें, ग्राम में। जो भी एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू आप किसमें लिख दे बेटा, ग्राम में। तो हम उसे क्या बोल देते हैं, गाम बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये है, नहीं तो फिर हम क्या याद रख सकते हैं, तो आपको अगर ग्राम में निकालना है तो आप क्या करो, जो भी वैल्यू है उसको किसमें रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम में। देखना एटॉमिक मास किसमें लिख रहा हूं मैं, ग्राम में। तो यही ग्राम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। यही एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोल को। आगे मैं टर्म्स यूज करूंगा इसकी, तब वहां पे और रिवाइज करूंगा और डिटेल में अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम जो है वो क्या है, तो वो हो गया आपका मास। किसका मास हो गया, तो एक मोल का, ठीक है। अब एक मोल का मास ही क्या कहलाता है, मास नंबर, किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो अगर आपको गाम लिखना है तो गाम इक्वल्स टू, फिलहाल तो मैं क्या बोल रहा हूं, फिलहाल आप क्या लिखे, मास नंबर लिखे। और मास नंबर किसमें लिखना है आपको, तो ग्राम में। मास नंबर किसमें लिखना है आपको, ग्राम में। तो वही क्या कहलाता है, गाम कहला जाता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास रिटर्न इन अ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा क्लियर होगा इसमें कि कब कब हम ग्राम यूज करेंगे, कब कब गाम यूज करेंगे, मास, ये सब सारी चीजें किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर हम बोले नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन 7 और मास नंबर कितना हो गया इसका, तो 14 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके लिए तीनों टर्म्स लिखना है, इसके लिए मुझे क्या लिखना है, तीनों टर्म्स लिखना है, ठीक है। तो एक हमने पढ़ा था क्या, एक हमने पढ़ा एक्चुअल एटॉमिक मास। पहली जो टर्म्स हमने पढ़ी थी वो कौन सी आ गई आपके पास में, एक्चुअल एटॉमिक मास। चलो तो अगर मुझे एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एक्चुअल एटॉमिक मास अगर निकालना है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास मतलब क्या हो गया, आम। एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है इसका, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्चुअल एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या हो गया, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता दूसरी चीजें कि आप क्या एक्चुअल एटॉमिक मास आम की जगह क्या निकाल लो, राम निकाल लो। रिलेटिव क्या निकाल लें आप, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, RAM, राम। और राम इक्वल्स टू क्या हो गया, तो जो मास नंबर है वही, और उसी को हमने क्या लिखा था, तो 17 AMU, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, तो 17 यूनिफाइड, तो U लिख दें। या फिर आप क्या कर सकते हो, तो 17 इंटू कर दोगे तो वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। 17 इंटू कर दोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओ, ठीक है। तीसरा चीज जो हमने पढ़ी वो कौन सी आ गई आपके पास में, तीसरी
तीसरा हमने पढ़ा कौन सा मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को क्या लिखूंगा बेटा, शॉर्ट में GAM, गाम। तो GAM क्या लिखूंगा मैं, 17 ग्राम लिख दो इसको, ठीक है। मास नंबर इंटू क्या करा हमने, सिर्फ ग्राम को। तो ये ओवरऑल आपके बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा वो शॉर्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा इतने में कवर हो गया है कि कितनी तरह की एटॉमिक मास टर्म्स है और उन एटॉमिक मास टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी है, किससे रिलेटेड, तो एटॉमिक मास से रिलेटेड। आइए शॉर्ट में रिकॉल करते हैं। क्या बोला हमने, सबसे पहले मास ऑफ एटम निकालना था मुझे। तो जब भी मुझे मास ऑफ एटम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ एटम निकालने के लिए मैं कंपेयर करूंगा। तो हमने क्या करा, कंपेयर करना शुरू किया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या थे बेटा, न्यूट्रॉन। फिर हमने देखा कि मास जो है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या था, इक्वली था, और इनका इक्वली है तो हमने एक ही वैल्यू यूज कर ली। फिर दूसरा हमने क्या देखा कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही कम है और मास ऑफ प्रोटॉन का क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर दिया, यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन के मास को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। तो ओवरऑल हमने निकाला तो हमने देखा कि मास नंबर इंटू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स होगा। और प्रोटॉन का मास हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है, -27 किलोग्राम में। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं, अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राम में लिखे तो ग्राम में लिख लूं, ठीक है। तो ग्राम में लिखना हो तो मुझे क्या आ गया, 24, और अगर किलोग्राम में लिखना है तो -27 हो गया, ठीक है। यहां से हमारी एक डेफिनेशन आई, कौन सी बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 हो गया। और इसी को हमने क्या बोला, एक्चुअल एटॉमिक मास बोल दिया। और एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया, तो मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 के बराबर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखे इनके एग्जाम्पल, कि अगर मुझे कार्बन का आर्म लिखना है, एक्चुअल एटॉमिक मास लिखना है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास हम कार्बन का लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे उसी का एटॉमिक मास इंटू कर देंगे 1.67 से। तो इन सभी में देखिए आप, तो हमने वही किया है, ठीक है। इन सभी में देखिए हम तो वही किया है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, तो हमने क्या किया, फास्फोरस इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने टर्म्स निकाली कि वन एटॉमिक मास यूनिट या AMU क्या होता है, AMU होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और उसका भी कौन सा हिस्सा, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 AMU किसके बराबर आ गया, 1/12। तो हमने ये वैल्यू रखी सॉरी, हमने वैल्यू रख दी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 की। तो मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 रखने पे क्या हुआ, 12 से 12 जो है वो क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास में AMU की यूनिट आ गई कि अगर मैं AMU की वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो वही AMU इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमने क्या निकाला, यहाँ पे एटॉमिक मास निकालना शुरू कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आता है हमारे पास में, एटॉमिक मास या मास नंबर इंटू कर दो आप U और AMU का, किसका इंटू करना है बेटा, U या फिर AMU का इंटू करना है। फिर हमने लिखा था ये U वाला टर्म्स, तो ये तो समझ में आता था। इसके लिए फिर हमने आगे और देखा कि इसके लिए अगर हम देखें तो राम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, राम जो है वो क्या होता है, रेशियो होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट एंड 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने रेशियो ले लिया, यहां से हमारा आ गया कि राम जो है वो क्या है, सिर्फ मास नंबर है। तो राम को विदाउट यूनिट यू कैन रिप्रेजेंट, ठीक है। अब फिर लास्ट में हमने इसके बाद क्या देखा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, है ना। ये 1 मोल अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि हम मोल को कैसे डिफाइन करेंगे या मोल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने बोला ग्राम जो है वो क्या हो गया, मास नंबर लिखे आप किसमें, ग्राम में, तो फिर वही क्या होता है, ग्राम।
तो हमने एक एग्जांपल लिया किसके रिस्पेक्ट में कि हमें नाइट्रोजन के लिए ये सारी चीजें, सारी टर्म्स जो है वो क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, ये पूरा डिफाइन हुआ यहाँ से। ठीक है, तो हमने एक एक चीजें जो है वो यहाँ पर लिखकर देखी। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है आपका एक एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बेटा बिल्कुल किसके साथ में, तो हम मिलेंगे मोल कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो मोल क्या होते हैं, इन टर्म्स को हम कैसे मोल में मिक्स करके यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।